हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा जो नवीन प्रयास है, पेपर हम लोगों का कौन सा है, सेकंड है। इसके हम लोगों ने अति लघु प्रश्न के 100 प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे पार्ट 2 को पढ़ेंगे और अगर आपने अच्छे से सीरीज को पढ़ लिया तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। पास ही नहीं होंगे, आप लोगों का परसेंटेज भी 90+ बनेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए क्योंकि सिर्फ 10 दिन बचे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के। आज 23 तारीख है, सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन में 7 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। अब आप खुद देख लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है। बट मैं इतना ही कहूँगी कि जो आपका पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकेंड है, ये आप लोगों के कितने 50-50 मार्क्स के होंगे। और साथ में आपके एसएसटी, ये आपके 150 नंबर का पेपर है और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसमें मैक्सिमम 120 नंबर लेके आएँ, क्योंकि ये आपका क्या है, स्कोरिंग है, स्कोर करने वाला है। आप अगर इसमें ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो जो आपका अगर 25 नंबर का पेपर है, हो सकता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट उसमें वीक हों तो आपको 12 नंबर 13 नंबर ऐसे ही मिले। तो आप कोशिश ये करिए कि इसमें 40+ नंबर लेके आइए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए, पेपर फर्स्ट सेकंड और साथ में सामाजिक अध्ययन की। स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके आगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। तो सभी को शिक्षा देना। साथ में ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रख के अभी तैयारी हो रही है और आगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सभी को पढ़ाया जाएगा। बट अभी सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर पे ध्यान है, तो सेकेंड सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं वो पूरा ध्यान फोकस करके, ध्यान लगा के चीज़ों को पढ़िए। आप आज सर ने बहुत ही अच्छी हिंदी की क्लास ली, आप उसको पढ़िए, वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। उन्होंने अच्छे से टॉपिक भी क्लियर कराया, तो आप ज़रूर देखिए। अब मैथ भी बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया, तो आप मैथ हुआ, हिंदी हुआ, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट हैं आप देखिएगा कि PYQ की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिए। और डेली बेसिस पे क्लासेस आ ही रही है, उसको देखिए, सेल्फ स्टडी करिए। बस इतना ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। तो इसका आधार क्या था, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों का ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्य सूची सन 2005 में शिक्षक की क्या दृष्टिकोण है। तो निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सर्जन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता होनी चाहिए। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासन की कमजोर नीति है, राजनीतिक कठिनाइयां हैं, शिक्षकों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर, तो देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सिखाना चाहिए। मतलब आप एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं कि बच्चे को मैक्सिमम कितना सिखाना चाहिए, कितना नहीं सिखाना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सिखाना चाहिए। उदाहरण कुछ एग्जाम्पल भी दिया है कि नमन कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा, है ना। मतलब 8th में है और एक एवरेज उन्होंने क्या किया कि कम से कम अगर 33% आएगा तभी आप क्या करेंगे, पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, नहीं तो नहीं। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही क्या है, न्यूनतम स्तर। वैसे ही जैसे छोड़िए, आप इसको छोड़िए, एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या, देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर भी आपका जो क्या है डाइट, उसने एक बना दिया, एवरेज बना दिया कि आपको क्या करना है कि 50 में आपको 25 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप इससे कम लेके आए तो आपका बैक लग जाएगा,
है ना। तो आप बहुत से ऐसे बच्चे हैं बस मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि मेरा 50 में 25 नंबर आ जाए, मेरा बैक ना लगे, और वहीं 25 में आपको 12 नंबर लाना है। यानी एक न्यूनतम स्तर क्या है अधिगम का, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि कम से कम आपको इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नंबर नहीं लाएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लगता है तो आप फेल की कैटेगरी में चले जाते हैं। आपका सेमेस्टर वो आपको क्या करना पड़ता है, शून्य हो जाता है, आपको फिर से पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर, है ना। तो आप कोशिश करिए कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। आपका जो न्यूनतम अधिगम स्तर उन्होंने डिसाइड किया है, आप एवरेज इतना तो आप रहे ही, आप एवरेज इतना रहें, आपका बैक ना लगे। और आप कोशिश इतनी करिएगा कि आपका जो ये 50 नंबर का पेपर, इसमें आप कम से कम 40 से 45 के बीच में, और यहाँ आप 20 से 23 के बीच में हूँ, तो ये इससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनेगा और आपके मेरिट लिस्ट में आगे आपको मदद मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है। वह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाया गया था। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर थी महिलाएं, पिछड़े समूह की, है ना, उनकी सशक्तिकरण के लिए क्या सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई थी। जिले में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के पूछ लेगा कि DPEP के 2 अधिकार बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में छात्रों का ठहराव बढ़ाना। क्या है, एक सेकंड, हाँ, क्या है कि प्रारंभिक में बेसिक शिक्षा परियोजना, क्या है कि प्रारंभिक में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया है, किन जनपदों को रखा गया है। तो वह योजना प्रारंभ के 10 जनपदों में चलाई गई थी। क्या था, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। ज्यादातर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि BEP परियोजना है, बेसिक मतलब प्रारंभ में बेसिक शिक्षा, BEP को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन, है ना, परियोजना जो हम लोग का है के अंतर्गत जनपदों में रखा गया। कितने जनपदों में रखा गया प्रारंभ में, तो आप याद रखिएगा कि 10 जनपदों में चलाया गया था। नेक्स्ट क्या है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य, तो नामांकन में वृद्धि करना, अभिनव बालिका, है ना, नामांकन में वृद्धि करना है, और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। मतलब बालिकाओं को एक क्या है कि आप सबलता प्रदान करें जिससे वो अपने आप को कमजोर न महसूस करें। उड घोषणा पत्र पूछता है कि उसका घोषणा पत्र किस वर्ष आया ऑब्जेक्टिव में, तो आप ईयर याद रखिएगा 1854 में। उड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे, तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना और महिलाओं की शिक्षा पर बल। उड का जो घोषणा पत्र वह शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना और महिलाओं की शिक्षा पर बल देना। मतलब उड की घोषणा पत्र में क्या हुआ कि इन्होंने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। चलिए कुछ तो अच्छा इन्होंने किया। उड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए, गुण बताना, अभी तक उद्देश्य पूछा कि 2 उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था कि इन्होंने अंग्रेजी पे बल दिया और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया। घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन शिक्षा, है ना। घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया, जिससे शिक्षा में आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को क्या मिला, बढ़ावा मिल गया, है ना। देखिए आप कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश का इतना डिमांड हो गया कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है ना, तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा। अंग्रेजी का बहुत ही ज्यादा महत्व हो गया। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए। यशपाल समिति के कुल कितने खंड थे, तो 8 खंड थे। सन 2022 के प्रश्न है, ध्यान रखिए।
इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि PYQ नहीं आता है, PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सीरियस होके चीज़ें ध्यान दे के पढ़िए, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोषाहार वितरण योजना के दो, देखिए पोषाहार वितरण योजना के कोई दो उद्देश्य पूछा है। तो शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता दिलाना, दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्यम भोजन देना। क्या है कि जैसे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, तो उनको एक तो समान अवसर मिला है कि चाहे किसी भी कास्ट के हों, मतलब आर्थिक रूप से वीक हैं या अच्छे कुछ भी हों, उनको एक जैसा भोजन मिल रहा है ना, एक जैसा पोषाहार मिल रहा है। और अगर वो दुर्बल हैं, अपवंचित वर्ग के हैं, तो उन्हें दोपहर का भोजन तो मिल जाएगा ना, मध्य भोजन तो मिलेगा। पोषाहार वितरण के यही उद्देश्य थे। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के क्या सुझाव दिए, तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया, तो अगर भाई वो मुस्लिम शिक्षा के लिए सुझाव दे रहा है, तो ये पहला उसका यही फोकस रहेगा कि वो धार्मिक शिक्षा को क्या करे, प्रोत्साहन ना दिया जाए, है ना। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा हो। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया कि देखिए हंटर ने, इनका कहना भी सही था कि आप अगर अपने धार्मिक शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करेंगे तो इसमें एक रूपता नहीं बन पाएगी, क्योंकि विद्यालय में हर समुदाय, हर जात भेद के बच्चे आते हैं। आपके मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ईसाई होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हर तरह के। तो आप सबके धर्मों को महत्व दो, या तो आप किसी भी धर्म का क्या करें, प्रोत्साहन ना दिया जाए। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बालक और बालिकाओं का क्या होना चाहिए कि पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, ये नहीं कि लड़कों के लिए अलग सिलेबस हो, लड़कियों के लिए अलग। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ, तो 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए, तो धार्मिक शिक्षा को इन्होंने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। अभी आगे देखिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हंटर ने मुस्लिम शिक्षा में क्या सुझाव दिया था, तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया था। और वहीं आगे आप लोग देखिए कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग का मुख्य सुझाव बताइए, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, ये देखिए वहां पे उन्होंने धार्मिक को प्रोत्साहन ना देने को बोला, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। एक ही जगह पे क्वेश्चन को कैसे घुमाए कि हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के क्या सुझाव दिए, तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया, तो ये आपका कौन सा था, उच्च वर्ग के लिए क्या है, छनाई का सिद्धांत लागू किया था। साथ में आप मुझे कमेंट में बताइए कि छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कमेंट में बताइएगा कि वो छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और ये मतलब इन्होंने जो छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था, तो किस लिए लागू किया गया था, तो ये उच्च वर्ग में लागू किया गया था। और इनका उद्देश्य क्या था कि आप एक को शिक्षित करिए कि वो औरों को शिक्षित कर सके। नवीन शिक्षा नीति की दो दोष बताइए, तो डिजिटल लर्निंग पे फोकस करना, पूर्व स्नातक कार्यक्रम। दोष क्या है कि डिजिटल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता है, पूर्व स्नातक कार्यक्रम पे। नेक्स्ट, आचार्य राममूर्ति समिति के प्रमुख दो सिफारिश बताइए, तो मातृभाषा को स्थान देना चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रम का क्या करना चाहिए, संचालन करना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई, तो ये आपका कब हुआ था, 17 अगस्त 1995 में NCTE की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य हुआ था। देखिए, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स क्या है कि आप थोड़े से बच्चों को क्या दे दें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसका फोल्डिंग ढांचा। भाई घूस की बात करते हैं आप, बहुत से बच्चे अगर सीटेट का पेपर दिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि अगर बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है तो हम उसको क्या थोड़ा सा सहारा देते हैं। सहारा इसलिए देते हैं कि बच्चे को आ तो रहा है बट वो थोड़ा भूल जा रहा है, आप वहाँ पे उस पर सहारा देके बच्चे को जहाँ पे रुकावट आ रही है आप उसको क्या करेंगे, पार करा देंगे। तो वो सहारा जो है वही ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स में क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई चीजें नहीं आ रही है और आपको ऊपर जाना है तो आप क्या कर रहे हैं, चीजों को पहले सीख के, उन चीजों को सीख के और क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं बिना ड्रॉप आउट किए। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षा वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को, अथवा ऐसे देखिए जैसे आपने क्लास फर्स्ट तो पढ़ा है ना, सेकंड किसी कारण आप नहीं पढ़ पाए और इस टाइम आपको होना चाहिए थर्ड क्लास में, आपको होना चाहिए थर्ड क्लास में बट एडमिशन आपका सेकंड में हो रहा है, तो उस टाइम पे टीचर क्या कर रहा है कि आपको पहले से ट्रेंड कर दे रहा है, चीजों को पढ़ा दे रहा है एज अ कोचिंग किसी भी माध्यम से, और आपको फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड क्लास में ले ले रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ब्रिज कोर्स हो गया। एक ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को, अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़े नहीं, किसी कारण क्या है, शिक्षा से जोड़े नहीं गए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए क्या किया गया, ब्रिज कोर्स चलाया गया। मतलब कोई ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं आ पाए, किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ दिए, वो शिक्षा से वंचित हैं, तो उन्हें है ना जोड़ने के लिए क्या किया गया, ब्रिज कोर्स चलाया गया। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, तो वह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में क्या कर रहे हैं, सीधे प्रवेश ले रहे हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया जाने का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों चलाया गया, तो इसका जो मेन फोकस था वह प्राथमिक स्कूल, जो आपके प्राइमरी स्कूल हैं वहां पे क्या है, पाठ्य पुस्तक है ना, पाठ्य पुस्तक हो गया, चौक डेस्क, मतलब जो भी आपके क्या है स्कूल की जरूरत की चीजें हैं और जो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे वो चीजें मुहैया कराना है ना, वो चीजें क्या है, उपलब्ध कराना, सुविधाएं प्रदान कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था, योजना था। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्नवत सुविधाएं प्रदान की गई। को 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें क्या हो, सामने बरामदा हो, मतलब एक ऐसा आपको वो माहौल देना कि जिससे बच्चे क्या हो, पढ़ सके, पढ़ते समय जैसे बारिश होने लगे तो बच्चों को भीगने का डर न रहे, बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति, 2 अध्यापक होने चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके, है ना, एक महिला है ना क्या होनी चाहिए, एक नियुक्ति जिनमें यथासंभव तो एक महिला भी हो, क्योंकि विद्यालय में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो इसीलिए महिला अध्यापक का होना आवश्यक है। खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय, मतलब जो भी जरूरत की चीजें हैं विद्यालय में वो सारी चीजें उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का किया गया कार्य है। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? अपव्यय का तात्पर्य है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना छात्र किसी स्तर पर छोड़ देना। देखिए, अपव्यय क्या हो गया कि आप कक्षा 8 में हैं प्रेजेंट टाइम में, मान लीजिए कि आप 8th क्लास में हैं, चलिए 8th ही क्यों, बीटीसी में हैं, आप बीटीसी कर रहे हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में, किन्हीं कारणवश बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्या है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देंगे,
कोई भी वजह हो सकती है, वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर फेल ही तो हो गए। जब भी वो आगे आके करेंगे अपने सेमेस्टर को, मतलब अभी इन्हीं 6 महीनों में अगर वो फिर से करना चाहेंगे तो फिर से उनको सेकेंड सेमेस्टर में ही तो पढ़ना पड़ेगा। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में होंगे और वो किस सेमेस्टर में होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में होंगे। तो ये क्या है, अपव्यय है। क्या है, अपव्यय है। अपव्यय का तात्पर्य कि शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र किसी स्तर पे छोड़ दे रहा है ना। उसने सेकेंड मतलब बीटीसी डीएलएड में एडमिशन तो ले लिया है ना, वो कुछ दिन पढ़ा भी, लेकिन किसी कारणवश वो क्या कर रहा है, डीएलएड छोड़ दे रहा है। तो छोड़ दे रहा है तो अपव्यय हो रहा है, हरास हो रहा है, उसमें उसका भी नुकसान हो रहा है और विद्यालय का भी नुकसान हो रहा है। अवरोध क्या है, अवरोध क्या है कि आप बीटीसी तो कर रहे हैं, डीएलएड बीटीसी कुछ भी मान लीजिए आप कर रहे हैं, लेकिन अपना साइंस पढ़ रहे हैं, ना मैथ पढ़ रहे हैं और ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि मैं इन तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं और फेल हो जाएंगे। और अवरोध क्या है कि आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है और आप ये चीजें पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। फेल हो जाएंगे, फिर से आप यही सारी चीजें पढ़ेंगे, तो ये क्या है, अवरोध है। अवरोध क्या है कि आप एक ही कक्षा को 2 से 3 बार पढ़ें, का तात्पर्य एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुकना अवरोध है। अपव्यय क्या है कि आप किन्हीं कारण विद्यालय छोड़ दे रहे हैं, अपनी क्या है, अपनी क्लास अपनी कक्षा को कंप्लीट किए बिना। अगर आप कक्षा 6 में हैं तो आप कक्षा 6 की पढ़ाई कंप्लीट किए बिना ही विद्यालय बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये अपव्यय है, हरास है। और अवरोध क्या है कि आप एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुकना, ये अवरोध है, ये कमी है, ये आपकी भी कमी है, विद्यालय की भी कमी है और शिक्षक की भी कमी है, सबकी कमी है। क्यों, क्योंकि विद्यालय की कमी है कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है, शिक्षक की ये कमी है कि वह किन कारणों से बच्चा फंस रहा है, किस सब्जेक्ट में उसको दिक्कत है, उस चीज का वो पता नहीं लगा पा रहा है। बच्चे की कमी यह है कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने का क्या उद्देश्य। फिर से वही क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ जाए, कुछ पढ़े नहीं है आप, कुछ भी नहीं, बस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप ये याद रखिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना था, जो उसका उद्देश्य था, वो प्राथमिक विद्यालय में जरूरत की सारी चीजें को उपलब्ध कराना था, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में सारी चीजों को क्या है, मुहैया कराना, उपलब्ध कराना, व्यवस्थित। अब विद्यालय है तो विद्यालय में पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डेस्टर होना चाहिए, मैप होना चाहिए, है ना, बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था। तो ये सारी चीजें क्या है, व्यवस्थित कराना, उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपसे नहीं गलत होगा। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनकी नियुक्ति कब हुई। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर थे। इसकी लिखा हुआ है सॉरी, इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 में ईस्वी को की गई थी। हंटर को याद रखिए, देखिए आप हंटर याद कर लीजिए, वुड को याद कर लीजिए और ऑपरेशन को याद कर लीजिए, अवरोध अपव्यय याद कर लीजिए, कस्तूरबा गांधी बालिका याद कर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आता जरूर है। बीईपी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, पूछता है कि बीईपी क्या है, एनसीटी क्या है। ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आप इन सब चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। हंटर कमीशन की क्या व्यवस्था थी, विशेषता थी। तो हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई थी। हंटर कमीशन की क्या व्यवस्था थी कि इन्होंने जो शिक्षा का दायित्व था उन्होंने भारतीयों को दे दिया था। किसको, भारतीयों को देने का सुझाव किया, और इनके सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई कि हाँ, हम सभी को पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, रोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कस्तूरबा
गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्या उद्देश्य था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका है, बालक बालिकाओं की प्रतिष्ठम दृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्ध हेतु प्रयास। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसलिए चलाया गया क्योंकि पहले था कि बालिकाओं को शिक्षा देने में लोग हिचकिचाते थे, क्योंकि बालिकाओं के पढ़ने के लिए पैसा वो खर्च नहीं करना चाहते थे। तो उनके लिए एक तो मुफ्त शिक्षा सरकार ने सोची कि अगर हम बालिकाओं की जो शिक्षा है उसको अगर हम मुफ्त कर दें तो बालिकाएं पढ़ेंगी। एक तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट उद्देश्य उनका क्या था कि उन्होंने आवास की भी सुविधा दी कि अगर हम बालिकाओं के रहने की भी व्यवस्था कर दें, उनको एक उचित इन्वायरमेंट दिया जाए कि हाँ ये वो यहाँ पे सेफ हैं, तो इससे भी बालिकाओं की शिक्षा बढ़ेंगी। तो इसीलिए क्या हुआ था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और आवास दोनों उपलब्ध कराए गए थे। कस्तूरबा गांधी में कितने वर्ष की पढ़ाई होती है? तो 3 वर्ष पढ़ाई होती है। किस क्लास की? तो 6th, 7th, 8th। पूछता भी है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय में कितनी कक्षाओं की पढ़ाई होती है? तो 6, 7, 8 3 वर्ष की पढ़ाई दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो यह योजना सन 2004-5 से प्रारंभ किया गया था। बालक बालिकाओं के अधिकारों का हनन को क्या कहते हैं? मतलब बालक और बालिकाओं के अधिकारों का हनन किसे कहते हैं? आप बाल श्रम कराइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, आप उनसे काम करा रहे हैं तो आप उनका हनन ही तो कर रहे हैं ना। तो इसीलिए बाल श्रम को क्या कहा गया? हनन करना। माध्यम भोजन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? विद्यालय में बच्चे ड्रॉप आउट होने के कारण, देखिए विद्यालय में माध्यम भोजन की आवश्यकता पड़ी। एक तो बच्चे क्या करते थे? ड्रॉप आउट करते थे, बच्चों की नामांकन संख्या कम हो गई। तो सरकार ने सोचा कि बच्चों को अगर विद्यालय में रोकना है तो बच्चों के खाने की व्यवस्था की जाए, माध्यम भोजन की व्यवस्था की जाए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे इस लालच में विद्यालय में रुकेंगे कि अभी उनको भोजन मिलेगा। तो विद्यालय में बच्चों के ड्रॉप आउट होने के कारण माध्यम भोजना चलाई गई थी। माध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो ये 15 अगस्त 1995 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया था। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषता? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा की भी बात की गई थी और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था शिक्षा अधिकार अधिनियम में। नेक्स्ट, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? नहीं, आप बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के लिए में निजी ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त है। आप ऐसा पढ़ाइए ना कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। आप विद्यालय में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तभी तो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। नेक्स्ट, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया था? मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया? तो एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत अब अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा घुमाने वाला है क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से टफ ही पूछेगा क्योंकि इजी बहुत हो चुका। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई थी? तो अनुदान प्रणाली क्या की गई थी? लागू की गई थी। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन के किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। तो क्या था? केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 1986 के किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता, केंद्र सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करें और अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। प्रोफेसर यशपाल समिति क्यों गठित की गई थी? तो क्या करने के लिए? छात्रों का एक तो बोझ कम हो जाए, है ना, छात्रों के बोझ को कम करने और अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। नेक्स्ट, NPEGL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नवीं पंचवंशीय योजना 1997 से सन 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधा कृष्ण आयोग की जो नियुक्ति है ये 4 नवंबर 1948 को की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, चीजें थोड़ी बहुत समझ आ रही है, आपको लग रहा है यहाँ जो चीजें पढ़ाई जा रही है काम की चीजें हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कि हाँ हमें लगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जो आप लोगों को पसंद आया, और आप शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होते ही आपको तुरंत ही थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को बहुत समय मिल गया पढ़ने का, वो अलग बात है कि आप लोगों ने तैयारी नहीं की, बहुत से ऐसे बच्चे नहीं किए होंगे तैयारी, तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप लोगों का एग्जाम अगस्त में हर हाल में हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय मिलेगा। तो एग्जाम खत्म होते ही हम लोग अपनी तैयारियों में लग जाएंगे थर्ड सेमेस्टर के, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बढ़िया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया? कंपनी के आज्ञा पत्र 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया गया था। इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचि नैतिक आदर्शों में और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक हो और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। मतलब वो अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस
अंग्रेजी बाबू बनाना चाहता था। वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्र विशेषकर छोटे बच्चों को पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फिर से आ गया। विद्यालयों में कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? शिक्षक उपकरण है ना, पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, कक्षा शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, विज्ञान किट, अब जो भी चीजें हैं देखिए, श्रव्य उपकरण, पुस्तकालय, विद्यालय घंटी, संगीत, ये सारी चीजें क्या कर रहा है? सुविधाएं प्रदान कर रहा है। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य, बेसिक शिक्षा परियोजना के क्या उद्देश्य थे? विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को खोलना शामिल किया गया। नामांकन सन 2006 तक 6 से 11 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना। उपलब्धि प्राप्त करना, वर्ष सन 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता को विकसित करना। लगभग सतत शिक्षा क्या है कि लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू किया गया? तो 7 राज्यों 42 जनपद के प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, तमिलनाडु में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP की क्या उद्देश्य थी? तो ड्रॉप आउट की दर 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक क्या करना था? बढ़ाना था। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ECCE शब्द संक्षेप में पूरा संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रथम चरण में मध्यम भोजन प्रदेश के कितने जनपद एवं कितने विकास खंडों में? 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित किए गए थे। NCERT के प्रमुख कार्य अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा का विस्तार करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985। फिर आ गया कि प्राथमिक विद्यालय में अपव्यय अवरोध। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय अवरोध, अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा किसी स्तर में विद्यालय छोड़ देना है। अवरोध से तात्पर्य बच्चा एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अवधि के बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए क्या कर रहे हैं? रुक जा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने कितने पढ़ लिए हैं? 162 क्वेश्चन, मतलब 160 आप मान के चलिए कि हम लोगों ने कर लिए हैं। और कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी देखती हूँ। 195 बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी और कल मैं मॉर्निंग में आपको ये कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मॉर्निंग में कंप्लीट जो बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।